बंद हो गया? बंद है? चालू है। बंद है? अब चालू है? नहीं, उसको क्लिक करके चालू हो जाएगा। चलिए देखिए, लेक्चर सुन लीजिए सभी लोग। आधा घंटा तक लेक्चर देंगे आप लोग को। ये लेक्चर आज लिखवाए ना लिखवाए, लेकिन आने वाला समय में यानी कल हो सकता है कि आपको है ना, ये जो आज का लेक्चर कल नोट डाउन करा दिया जाएगा। तो कल तक शायद हम आप लोग को लेक्चर वैदिक सभ्यता के बारे में दिए थे। आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लेक्चर देने का प्रयास हम कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। उसे कहा जाता है कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। आप लोग को पता होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। मतलब ये हुआ कि इस सभ्यता के लोग सिंधु नदी और सिंधु की 7 सहायक नदी का नाम सुने हैं। वो तमाम 7 सहायक नदियों के तट पर कहीं ना कहीं इस सभ्यता के लोग कहीं ना कहीं बसे हैं, इसलिए इस सभ्यता का नाम इस नदी के नाम पर पड़ा है, जिसको कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। और इस सिंधु घाटी की सभ्यता में आपको ये भी पता होगा कि ये लोग सबसे पहले तांबा की खोज किया था। तांबा धातु का नाम सुने हैं, तांबा की खोज किया था। इनके जितने भी उपकरण मिले, जितने भी हथियार मिले, जितने भी टूल्स मिले, ये सब कहीं ना कहीं तांबा के बने हैं। लेकिन इस सभ्यता के लोगों ने तांबा धातु में टिन को मिक्स करके एक धातु बनाया, एक नया धातु बनाया। तो तांबा टिन को मिक्स करोगे तो बनेगा कांस्य। तो कांस्य धातु की खोज इन्हीं का ही देन माना जाता है। और जब कांस्य धातु की खोज हुआ तो इन्होंने कांस्य धातु का श्रेय इन्हीं को जाता है, इसलिए इस युग को माना जाता है कि कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता तो था, कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानें। सिंधु घाटी सभ्यता बनने से, ये सब बनाने से पहले हम एक चीज़ बताएं आपको। सिंधु घाटी सभ्यता समझने से पहले एक चीज़ हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग इस समय मऊ में जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अचानक मान लो भूकंप आई, अचानक भूकंप आई, धरती पलटी, सभी लोग यहाँ पर दबकर मर गए, समा गए, मान लेते हैं। अगर यहाँ पर कोई बचा नहीं, सब लोग मर गए, खाना मान लेते हैं। कई हजार वर्षों के बाद धीरे धीरे कुछ लोग बचे, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, तो पता ये चलेगा कि इस मऊ में जहाँ बैठकर हम क्लास आपको दे रहे हैं और आप क्लास ले रहे हैं, ये सब जब दब कर मर जाएगा, धस जाएगा, भस जाएंगे, हमारा वो वजूद सबका समाप्त हो जाएगा। तो 2-4 हजार वर्ष के बाद जब यहाँ पर हो सकता है कि बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए यहाँ पर खुदाई हो, तो खुदाई के दौरान पता ये चलेगा कि हमारा कंकाल मिलेगा, आपका कंकाल मिलेगा, यहाँ बोर्ड का साक्ष्य मिलेगा, मार्कर का साक्ष्य मिलेगा, मोबाइल का साक्ष्य मिलेगा, जिस ब्रेंच पे बैठे हैं आप लोग उसका साक्ष्य मिले, जिस कुर्सी पर बैठ कर मैं पढ़ा रहा हूँ शायद इसका साक्ष्य मिले। तो आज से कई हजार वर्ष के बाद जब यहाँ खुदाई होगा तो पता ये चलेगा कि लग रहा है कि यहाँ पर कोई है ना, कोई दुनिया बसी थी, लग रहा है कि यहाँ पर कोई समाज था, कोई सभ्यता के लोग थे। यहाँ बोर्ड का साक्ष्य मिलेगा, इसका मतलब ये कि लगेगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बोर्ड रहा होगा, यहाँ पर टीचिंग का लग रहा है कि काम चलता रहा होगा, लग रहा था कि यहाँ पे विद्यालय रहे होंगे या कोचिंग रहा होगा या कोई इंस्टीट्यूट रहा होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से कई हजारों वर्ष के बाद हमें ये इस तरह से मन एहसास हो, मालूम हो, उसी प्रकार ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये कहा जाता है कि उसी प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता में जगह जगह बहुत सारे स्थलों का खोज हुआ। 1-2 स्थल हो तो न, कम से कम 1500 स्थलों का खोज माना जाता है। 1500 स्थलों की खोज अब तक सिंधु घाटी सभ्यता में हो चुका है। ये कैसा है सिंधु घाटी की सभ्यता है? देखिए, एक टूल्स होता है, एक वैज्ञानिक जो है कि है ना, एक सिस्टम है जिस है ना, उसको कहते हैं कार्बन 14 डेटिंग पद्धति। कार्बन 14 डेटिंग पद्धति, इसके तहत ये माना जाता है किसी भी जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है कि किसी भी पेड़ है, कोई भी पौधा है, उसकी आयु है ना कब तक है, कितना वर्ष हुआ, कितना हजार वर्ष हुआ, पृथ्वी की आयु क्या हुई, सूर्य की आयु क्या हुई, इस सभ्यता की आयु क्या हुई, कब से है ना, कब किस समय ये धरती पर ये सभ्यता था, विराजमान था, कब हम जो कि इस धरती पर वैदिक सभ्यता आई, कब हिंदू है ना इस धरती पर सिंधु घाटी की सभ्यता आई। तो ये सब आयु का पता लगाने के लिए एक पद्धति है, उसको कहते हैं कार्बन 14 डेटिंग पद्धति। इस पद्धति के अनुसार ये माना जाता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इसका जो है ना जो कालखंड माना जाता है, जो काल माना जाता है, वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। अच्छा देखो, ईसा पूर्व हम बोल रहे हैं तो ईसा पूर्व में सन उल्टा चलता है,
1700 के बाद 1819 से नहीं आएगा, बल्कि उल्टा आएगा। 1700 के बाद 1600, 1500, 1400 और 1300, ऐसे जो कि हमें चलता जाएगा। तो 2350 ईसा पूर्व से 1350 BC से 1750 BC, यानी लगभग 600 वर्ष माना जाता है। कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे, जो समाज थी, इनकी जो एक दुनिया थी, ये धरती पर 600 वर्षों तक ये रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात। हम लोग ये जाने कि सिंधु सभ्यता की खोज कैसे हो गई, कैसे पता चला कि दुनिया में एक सिंधु घाटी समाज के लोग भी रहा करते थे, बड़ा बुद्धिमान थे, है ना। नगरीय सभ्यता थी। क्या होती है नगरीय सभ्यता? एक ग्रामीण सभ्यता भी होती है। खैर, लॉर्ड डलहौजी का नाम सुने होंगे सभी लोग। लॉर्ड डलहौजी का नाम सुने होंगे कि भारत देश में 1848 से लेकर 1856 के बीच में लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बना। ये लॉर्ड डलहौजी के बारे में कहा जाता है कि भारत देश में इन्होंने बहुत सारे पॉलिसी लाया था भारत में, जैसे नाम सुने होंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति, है ना। हड़प नीति का नाम सुने हैं। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा जाता है तो हड़प नीति का नाम हम लोग सुनते हैं। हड़प नीति के तहत हिंदुस्तान के बहुत सारे राजा महाराजाओं के, है ना, राजा महाराजाओं के महल को हड़प लिया गया था। इन्होंने जो राजा उस ज़माने के जो गोद प्रथा, यानी जिस राजा महारानी के लड़का नहीं है, कोई औलाद नहीं है, कोई संतान नहीं, कोई वंशज नहीं है, तो उस ज़माने में राजा महाराजा गोद लिया करते थे। किसी भी लड़के को गोद ले लें ताकि हमारे बाद राजा कौन बनेगा, हमारा आने वाला जो गोद लिए लड़का वो राजा बनेगा। लेकिन जब लॉर्ड डलहौजी आया तो भारत देश में गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया। कहा कि कोई भी राजा महाराजा जिनके पास औलाद न हो, जिनके पास संतान न हो, वो गोद नहीं ले सकता। गोद अगर लेकर के शासन करेगा तो उसके साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाएगा। इसी को कहा जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति, या इसी को कहते हैं हड़प नीति। यानी ऐसा साम्राज्य जिन राजा महाराजाओं के, नवाबों के औलाद नहीं है, संतान नहीं है, उनके साम्राज्य को, है ना, हड़प लिया जाएगा और उस पर अधिकार ब्रिटिश का होगा, अंग्रेज का होगा, हमारा होगा। तो खैर, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा सा हिस्सा था, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि लॉर्ड डलहौजी जब आए तो आपको सबको पता है 1853-54 में मुंबई में, एक मुंबई सबको पता है, मुंबई और थाने के बीच में हिंदुस्तान में सबसे पहले एक ट्रेन की शुरुआत हुई। सबसे पहले जो है ना ट्रेन चला, रेल चला। 34 किलोमीटर की यात्रा होता है मुंबई और थाने के बीच में। मुंबई थाने कहाँ है? तो इस समय महाराष्ट्र में ही है। तो सबसे पहले ये कहा जाए कि ट्रेन चलाने की प्रथा जो चलाया उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। तो सबसे बड़ा जो ट्रेन चला मुंबई से थाने के बीच में चला, 34 किलोमीटर की यात्रा तय किया। ये भारत का जो पहला ट्रेन चला उसका नाम ब्यूटी, क्या नाम था? ब्यूटी नाम था। और जो ट्रेन चला उस ट्रेन में 3 प्रकार के इंजन थे। एक का नाम था साहिब इंजन, एक का नाम है सिंध इंजन, एक का नाम है सुल्तान इंजन। यानी भारत में जो पहला ट्रेन चला उस ट्रेन के इंजन 3 प्रकार के हुए। जो पहला ट्रेन चला मुंबई से थाने के बीच में, इसमें लगभग 400 यात्री सफ़र किए। ये 20 बोगियों का ट्रेन था। इसका संचालन लॉर्ड डलहौजी ने किया। हम ये बताना चाहते हैं कि चलो संचालन तो हो गया, अब धीरे धीरे पूरे संपूर्ण भारत में रेल चलाने से पहले रेल का ट्रैक बिछाया जा रहा था। रेल चलाने से पहले क्या बिछाया जाएगा? रेल का ट्रैक बिछाया जाएगा। और जब रेल का ट्रैक जगह जगह बिछाया जा रहा था तो उसी समय पाकिस्तान में, देखो पाकिस्तान इस समय कहते हैं, जब 1854 की बात करेंगे तो हिंदुस्तान का क्या था? हिस्सा था, पाकिस्तान था ही नहीं उस समय। लाहौर और जो है कि माना जाता है लाहौर लिया जाए कराची के मध्य में, लाहौर और कराची के मध्य में रेलवे का ट्रैक बिछाया जा रहा था। जब रेलवे का ट्रैक बिछाया जा रहा था तो रास्ते में खुदाई के दौरान, ट्रैक बिछाएंगे तो खुदाई होगा, जब खुदाई होगा तो खुदाई के दौरान बीच में एक ज़बरदस्त, एक भयंकर विशाल खंडहर मिला। खुदाई के दौरान क्या मिला? एक खंडहर मिला। वो खंडहर है ना, खंडहर जब खोदा गया तो इसके अंदर जो कि खंडहर, एक घन खंडहर के अंदर जो कि एक ज़बरदस्त उसके अंदर घुसा गया तो पता चला कि एक बिल्डिंग का साक्ष्य मिला, एक घर का साक्ष्य मिला, एक भवन का साक्ष्य मिला। और जैसे जैसे खोदा गया और वैसे वैसे जो कि खंडहर का साक्ष्य है वो विशाल व्यापक होता गया। खैर, और आपको पता है कि आज भी धरती में कोई अगर खुदाई होती है, कहीं मान लेते हैं सरकार को पता चला कि सोने का भंडार है, कहीं पता चला कि पेट्रोलियम का भंडार है, डीजल का भंडार है, कच्ची तेलों का भंडार है, तो खुदाई के लिए एक हिंदुस्तान में एक जो है कि विभाग होता है। उस विभाग का नाम है पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग। तो उस समय जब खुदाई हो रहा था तो पुरातत्व विभाग नहीं था। जब पुरातत्व विभाग नहीं था तो जब खुदाई हो रहा था,
खुदाई जब हो रहा था, खुदाई को बंद कर दिया गया, है ना। और ये भी जानिए जो खुदाई हो रहा था, एक ब्रिटिश के 2 इंजीनियर का नाम आता है। एक का नाम आता है जॉन ब्रिंटन और विलियम ब्रिंटन। जॉन ब्रिंटन, विलियम ब्रिंटन, 2 इंजीनियरों ने रेलवे ट्रैक जब बिछाया जा रहा था तो उस समय इनके, है ना, इनके अगुवाई में रेलवे ट्रैक का खुदाई हो रहा था। ट्रैक बिछाने के पहले खुदाई हो रहा था। खुदाई के समय क्या मिला? खंडहर मिला। खैर लेकिन खंडहर बस देखा गया, सभी लोग भौचक्के हो गए कि यार खंडहर के अंदर बिल्डिंग है, भवन है ना। उस भवन के अंदर थोड़ा घुसा गया तो पता चला कि वहाँ पर जो है कि स्विमिंग पूल का साक्ष्य मिला। वर्तमान में जिसे स्विमिंग पूल कहते हैं, उस ज़माने में उसे स्नानागार कहते थे। क्या बोला जाता था? स्नानागार। यानी वर्तमान में जो स्विमिंग पूल होता है, मूवियों में देखे होंगे, स्विमिंग पूल का आनंद कहीं ना कहीं बड़े बड़े शहर में जाकर हम लोग लेते हैं, उस समय उसको स्नानागार बोला जाता था। इस समय वर्तमान में जिसे हम कुआं बोलते हैं। पहले चापाकल टैंक तो था नहीं, ये सब आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले तो कुएं से ही जो कि पानी की पूर्ति हम लोग करते थे, खाने में, पीने में, नहाने में, चाय जैसे भी। तो ये कुआं का जो ये है ना कॉन्सेप्ट जो आया इस धरती पर कर लिया जाए, अगर तुमसे पूछा जाए कि कुआं का साक्ष्य कहाँ से आया तो आपको बताना होगा सिंधु घाटी सभ्यता का देन है। अच्छा ये भी हम बताएंगे, अभी बहुत कुछ जो है ना डिटेल में बताया जाएगा। अभी आपका कोई घर है, भवन है, उस घर में, भवन में प्रवेश होने से पहले दरवाजे पर स्वास्तिक का प्रतीक चिन्ह होता है। समझते हैं? स्वास्तिक का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित होता है? गणेश भगवान से, है ना। तो गणेश भगवान की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का लड़का का नाम है शुभ, है ना, और सिद्धि के लड़के का नाम है लाभ, शुभ लाभ। शुभ की बीवी का नाम है क्षेमा और लाभ की बीवी का नाम है जो कि कुशल। तो लोग कहते हैं क्या भैया कुशल मंगल है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट आता है सब यहीं से आता है। हम ये बताना चाहते हैं कि इस समय आज भी स्वास्थ्य जो प्रतीक चिन्ह जो है कि हम दरवाजे पर जो होता है, या कोई भी आप बढ़िया काम कीजिए, बिल्डिंग भवन का निर्माण कीजिए, किसी चीज़ का आप जो है कि अनुष्ठान करते हैं, जो है कि अनुष्ठान मीन्स पूजा पाठ हवन करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य चिन्ह का प्रयोग जो है कि हम घर के दरवाजे के ठीक सामने हम लोग करते हैं। ये आखिरी में वर्तमान समाज में जो हम इसका कॉन्सेप्ट आया है, ये किसका देन है? तो कहेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता में। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी अपने आप में एक दुनिया थी, एक समाज थी। इस समाज में घर घर में उनका इतना विश्वास था, आस्था था गणेश जी पर कि इनका स्वास्थ्य प्रति चिन्ह इनके घर के दरवाजे के ठीक सामने हुआ करता था। रिद्धि सिद्धि भी लिखा जाता था। वो कॉन्सेप्ट आज भी जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो आज भी अपने घर के ठीक सामने दरवाजे पर रिद्धि सिद्धि लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, जाके देख लो। और रिद्धि सिद्धि के लड़कों का नाम है शुभ और लाभ, वो भी लिखा जाता है। खैर हम अभी आते हैं, लेकिन हम आपको ये बता रहे थे यार कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हो गई। तो रेलवे ट्रैक बिछाते बिछाते समय खंडहर मिला। खंडहर की कोई भी खुदाई होता है, कोई भी खजाना को खोदा जाता है, लगे सरकार को यहाँ पर सोने का भंडार है, कच्चे तेलों का पदार्थ है जो कि यहाँ पर भंडार है, तो खोदने के लिए जो है कि खुदाई के लिए एक विभाग होता है भारत में जिसको कहते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग की खोज नहीं हुआ था, इसलिए खंडहर को वहीं पर छोड़ दिया गया। जब खंडहर को छोड़ दिया गया तो आगे चल करके जब भारतीय पुरातत्व विभाग की खोज 1900 है ना, जब आगे चलकर जब भारतीय पुरातत्व विभाग की खोज हुई, ये विभाग बना, तब आगे चल कर भारतीय पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी जिनका नाम है जॉन मार्शल। क्या नाम है? जॉन मार्शल के नेतृत्व में हिंदुस्तान, है ना, जॉन मार्शल के नेतृत्व में पाकिस्तान का एक व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे जिनका नाम है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी का नाम सुने हैं? तो दयाराम साहनी महोदय ने उस जो खंडहर की खुदाई करना फिर से प्रारंभ किया। पता चला कि आखिर में इस खंडहर है क्या, ये बिल्डिंग भवन अंदर आई कहाँ, जमीन के अंदर से घर कहाँ से आया। उस घर के अंदर जब खुदाई यहाँ होने लगा, यानी दयाराम साहनी ने 1921 में 1921 में सबसे पहले खंडहर की, अब जो है कि क्या हुआ, निरंतर खुदाई होना प्रारंभ हुआ। जब खुदाई होना शुरू हुआ तो जो सबसे पहला खुदाई हुआ वो पाकिस्तान में, इस समय जाएंगे तो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में जाएंगे तो मांट गोमरी एक ज़िला है, उस मांट गोमरी ज़िले में जाएंगे तो जिस जगह पर सबसे पहले खुदाई हुआ उस जगह का नाम है हड़प्पा। क्या नाम है भाई? तो हड़प्पा में जिस स्थल की सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यताओं में बहुत सारे स्थल की खोज हुआ, लेकिन जो सबसे पहला खोज हुआ वो हड़प्पा नामक जगह पर जो खोज हुआ,
खोज का मतलब ये हुआ कि है ना जो कि खुदाई होता गया, बिल्डिंग भवन का साक्ष्य मिलता गया। ये लगा कि कहीं ना कहीं किसी ज़माने में यहाँ पर कोई समाज रहा होगा, कोई दुनिया रहा होगा, यहाँ पर लोग बसे थे, इनकी एक समाज थी। जैसे इस समय हमारे देश में हम लोग एक समाज के हिस्सा हैं, हमारी एक समाज है, उसी तरह इनकी एक समाज थी, एक दुनिया थी, एक संसार था इनका। इनके बारे में कहा जाता है तो जब जो सबसे पहला जो खोज माना जाता है वो हड़प्पा का नाम आता है कि हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं। तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में सिंध प्रांत में मोंटगोमरी ज़िले के अंदर रावी नदी के तट पर जो सबसे पहले स्थल का खोज हुआ, खंडहर के दौरान जो सबसे पहले स्थल मिला वो हड़प्पा जगह पर खोदा गया था, वो स्थल की खोज हुई थी। इसलिए जो क्या ना इसे हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। खैर हम बताएं कि अब तक आज भी वो निरंतर जारी है। आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, पुरातत्व विभाग के लोग, आज भी खुदाई जारी है, खुदाई चल रहा है। भारत में चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, अफगानिस्तान में चल रहा है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है मेरे भाई, ये छोटी मोटी सभ्यता नहीं है, ये 2-4 गाँव में बसने वाली सभ्यता नहीं थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ एक समाज था, एक दुनिया था, एक संसार था। अच्छा ये बताओ, इसमें भारत में लगभग 140 करोड़ आबादी होने जा रहा है भारत देश की। ध्यान से सुनिएगा, 140 करोड़ आबादी। अच्छा हमारे मुल्क का क्षेत्रफल कितना होगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यही कहते हैं ना, लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर, यही हुआ ना। लेकिन जरा सोचो कि भारत इतना बड़ा मुल्क है, भारत इतना बड़ा मुल्क है, इस मुल्क में कहना सैकड़ों से भी अधिक, लगभग जो है कि 140 करोड़ आबादी निवास करती है, 32 लाख क्षेत्रफल भूमि पर निवास करती है। क्या आपको पता है सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ एक सभ्यता था। सोच समझ सकते हो कि जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर पर एरिया पर फैला हुआ जो समाज रहा होगा, उनकी एक सभ्यता रही होगी, एक दुनिया उनकी रही है, उनकी एक संसार रहा है ना। एक 2 देश के बराबर उनका एक वजूद रहा है इस सभ्यता के लोगों का। तो माना यह जाता है कि हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ मिलता है, तो आपको कहना होगा जो सबसे अधिक विस्तार मिलता है, जो सबसे अधिक जो स्थल की खोज हुई, वो पाकिस्तान का नाम लेना होगा। उसके बाद कहाँ नाम आता है, तो हमारे हिंदुस्तान का नाम आता है। हिंदुस्तान के स्पेशली पश्चिम वाले एरिया में, भारत के पश्चिमी एरिया में अक्सर माना जाता है। जैसे पंजाब का नाम है, हरियाणा का नाम है, गुजरात का नाम है, राजस्थान का नाम है ना, महाराष्ट्र का नाम आता है, जम्मू कश्मीर का नाम आता है, यूपी में भी ना बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं, मैं आपको बताऊँगा बहुत आराम से। खैर, तो पाकिस्तान में बहुत सारे नाम आते हैं, अभी हम बताएंगे। अफगानिस्तान में भी कुछ स्थल खोजे गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में विस्तार इसका मिलता है, तो 3 देश का नाम लेना होगा, एक भारत का नाम लेना होगा, पाकिस्तान का, और जो तीसरा होगा आपका अफगानिस्तान का। आज भी खुदाई जारी है, 1500 स्थल की खोज हो चुके हैं। 1500 आपके एग्जाम में नहीं पढ़ना है, चाहे सिविल वाले हों, चाहे वनडे वाले हों, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे, चाहे पुलिस हो। इसमें 10-12 ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन आते हैं, वही आप पढ़ लेंगे, आपका काम बन जाएगा। वो पुरातत्व विभाग जो खोज करते हैं उनका वो विषय है कि 1500 स्थल में कौन कौन है, कौन नहीं है, कहाँ कहाँ क्या कैसे हुआ। खैर आपको हम ये बताते चलें, जब दयाराम साहनी ने खंडहर पर हाथ लगाया, खंडहर को और आगे बढ़ाया, खंडहर जो कि यहाँ खंडहर जब बढ़ा, यानी जमीन की खुदाई हो रही थी, लेकिन पता चला कि अंदर से खंडहर है। खंडहर का मतलब ये होता है कि अंदर पता चला कि बहुत बड़े बड़े हाल हैं, घरों का साक्ष्य मिला, दुर्ग का साक्ष्य मिला, भवनों का साक्ष्य मिला। खुदाई होता गया तो पता चला कि इर्द गिर्द जो कि घर बसा है, इर्द गिर्द जो है कि घर के जो कि एक सिस्टम से जो कि रूम बनाए गए हैं, अगल बगल रूम बनाए गए हैं, बीच में जो कि ज़बरदस्त, और जो कि यहाँ पर स्नानागार का साक्ष्य मिला। स्नानागार का मतलब ये हुआ, उसी स्नानागार को वर्तमान में हम स्विमिंग पूल कहा जाता है। मतलब ये हुआ, वर्तमान में जो स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट ये हमारे समाज में है ना, इस दुनिया में, संसार में कहाँ से आया, तो सीधे आपको बताना होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो स्विमिंग पूल, जैसे आज के डेट में स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, उसी प्रकार ठीक जो है कि बाकायदे लंबी 20 फुट, 25 फुट, 50 फुट लंबी हुआ, 15 फुट चौड़ी हुआ, बाकायदे जो है कि ना, और 2 मीटर, 1.5 मीटर, 1 मीटर गहरी हुआ करता था। पानी उसमें जो कि डेली की डेली बदला जाते थे। तो जिस तरह से स्विमिंग पूल है इस समय, उसी ज़माने में जो कि स्विमिंग पूल का साक्ष्य मिला, लेकिन उस समय स्विमिंग पूल नहीं कहते थे,
उसे स्नानागार कहते थे। तो स्नानागार का साक्ष्य मतलब ये हो कि अगल बगल रूम है, 4-5 रूम इधर है, 4-5 रूम इधर है, उधर 2 रूम है, इधर रूम है, और बीच में जो कि क्या है, फर्स्ट क्लास का बीच में जैसे बरामदा हमारे यहाँ होता है, बीच में यहाँ पर स्विमिंग पूल हुआ करता था। इस सभ्यता के लोग जब कोई अनुष्ठान करते थे, जब कोई यज्ञ क्या करते थे, जब कोई पूजा पाठ हवन क्या करते थे, जब कोई बड़ा मेला लगता था, और जब कोई बड़ा अनुष्ठान होगा तो हजारों लाखों लोग भाग लेते हैं, कहीं पूजा पाठ में चाहे हवन में। तो यहाँ पर जो कि सामूहिक स्नान हुआ करते थे। सामूहिक स्नान नहीं होते हैं क्या गंगा जी में? अभी महाकुंभ का मेला लग जाए तो लाखों लाख लोग, 10-10 लाख एक साथ गंगा नदी में स्नान करते हुए दिखाई देते हैं। जब कहाँ महाकुंभ का मेला अगर लगता है तो लाख लाख लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं, ऐसा है। उसी तरह इस सभ्यता में भी भाई सामूहिक स्नान हुआ करते थे, जो कि कहा जाता है जैसे जैसे खुदाई हुआ, खुदाई के दौरान आपको पता है उस ज़माने में सिंदूर का साक्ष्य मिला है, पाउडर का साक्ष्य मिला है, दर्पण का साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आज के दौर में जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, जिसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है, यह ऐसा मत समझना कि सिंदूर का जो कि सिंदूर का साक्ष्य हम जो कि हमारे ही समाज में है, सिंदूर सिर्फ हमारे समाज की महिला ही लगाती हैं। जी नहीं, ये सिंदूर की पैदाइश कहाँ से हुई? ये महिला सिंदूर को सुहाग का प्रतीक मानती है। यानी महिला अगर सुहाग जो कि हम सिंदूर लगा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पति कहीं ना कहीं क्या है, सलामत है। इसको कहते हैं सुहाग का प्रतीक। ये सुहाग के प्रतीक सिंदूर का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला? धरती पर तो कहना होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का देन है। वहाँ की महिलाएं सिंदूर लगाया करती थी। अच्छा देख लो, जिस तरह से आज के डेट में हमारे समाज में महिलाएं अपने आप को सौंदर्य बनाने के लिए देख ले बहुत सारे सौंदर्य बनाने के लिए बहुत सारे प्रसाधन का यूज करती हैं, संसाधन का यूज करती हैं। उस ज़माने की महिला भी अपने आप को सुंदर बनने के लिए पाउडर का यूज किया करती थी, लिपस्टिक का यूज किया करती थी। और जितने भी क्रीम आते हैं कि हम भाई वर्तमान में हम क्रीम कहते हैं, लेकिन उससे कुछ और वस्तु हम कह लें, नाम कोई और रहा होगा जिसे आज के ज़माने में हम क्रीम कहेंगे। तो है ना, ऐसे सभी वस्तु उस ज़माने में भी हम जब जैसे खुदाई हुआ ये सब चीज़ मिले। दर्पण का साक्ष्य ऐसा नहीं कि हम ही लोग आज के डेट में अपने चेहरे को देखने के लिए, निहारने के लिए हम दर्पण का यूज करते हैं। जी नहीं, उस ज़माने में भी दर्पण का यूज होता था, पाउडर का यूज होता था, बहुत सारी चीज़ मिला। जैसे जैसे खुदाई होता गया, हड़प्पा सभ्यता में देखा जाए तो स्नानागार का साक्ष्य मिला, आपको पता होगा। उसी हड़प्पा सभ्यता में जाओगे तो अन्नागार का साक्ष्य मिला। अन्नागार किसी कहते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ कोल्ड स्टोर का नाम सुने हैं? कोल्ड स्टोर में क्या होता है? आलू का भंडारण होता है। हमारे घर में भी स्टोर रूम कहलाता है। स्टोर रूम में क्या होता है भाई? घर के सभी सामान होते हैं, सब्जी होता है, अन्न होता है, इसको स्टोर रूम कहते हैं। अरे सोचो, उस ज़माने में भी घर घर कह लिया जाए अन्नागार हुआ करते थे, या ऐसे कह लिया जाए कि पूरे गांव में एक अन्नागार हुआ करता था बड़ा। और सभी लोग अपने अपने अनाज को ले जाकर भंडारण करते थे। जैसे जैसे जरूरत पड़ता था उसको निकालते थे और जो कि अपने भोजन के यूज में काम लेते थे। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि वर्तमान में अगर हम अन्न रख रहे हैं तो जूट के बोरी में रखते हैं। कोई भी अन्न किस में रखते हैं? जूट के बोरी में, या प्लास्टिक का बोरी होगा, यही ना होगा। लेकिन क्या आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में ऐसा नहीं था। ये जो अन्न का भंडारण करते थे है ना, तो ये काटन के बोरी में रखते थे। सूती, जिसे हम ठेठ में कहते हैं सूती का कपड़ा, काटन के बोरी में रखते थे, भंडारण किया करते थे। इसलिए आपको बता दें, लेकिन उस ज़माने में काटन के कपड़े को, सूती के कपड़े को सूती नहीं कहते थे, उसे उस ज़माने में सिंडेन बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंडेन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है कि वस्त्र को क्या कहते थे? सिंडेन। उस सिंडेन को वर्तमान में हम क्या कहते हैं? तो सूती वस्त्र बोलते हैं, या काटन बोला जाता है ना। काटन के कपड़े में जो है कि बाकायदे बोरिया बना कर बोरिया जैसे जो है कि अन्न का भंडारण क्या करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला? तो अन्नागार का साक्ष्य मिला, स्नानागार का साक्ष्य मिला। तुम्हें हम बता दें, जब खुदाई हो रहा था, खंडहर की जब खुदाई होता गया, जगह जगह बहुत सारे खुदाई हुआ। जैसे नाम बताएं, पाकिस्तान में जाओगे तो हड़प्पा सभ्यता का नाम आता है, मोहनजोदड़ो का नाम आता है, चनहुदड़ो का नाम आता है, बालाघाट का नाम आता है, सुत कैंगडोर का नाम आता है। हमारे हिंदुस्तान में आओगे, जम्मू कश्मीर में आओगे तो मांडा जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िले में स्थित
सिंधु घाटी की सभ्यता का एक स्थल है। ये जो मांडा है ना, पूछता है एग्जाम में कौन सी नदी के तट पर स्थित है, बताना होगा चिनाव नदी। चिनाव को उस समय क्या कहते थे, बताना होगा अस्कनी कहते थे। वर्तमान में क्या कहते थे, चिनाव कहते हैं। तो हम क्या बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जाओगे, जो मांडा जिला है, जो मांडा जगह है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो चिनाव नदी के तट पर स्थित है। तो मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। देखिए, किसी भी चीज़ का 4 बिंदु होता है, उत्तरी हो, दक्षिणी हो, पूर्वी हो, पश्चिमी हो। अगर उत्तरी बिंदु अगर पूछ दे सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सीधे बताइए आप। मांडा का नाम लो, कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, कहाँ, अखनूर ज़िले में। वहीं पर अगर जो कि पूर्वी बिंदु का नाम पूछे तो उत्तर प्रदेश में आना होगा। उत्तर प्रदेश में आओगे तो मेरठ का नाम सुने हो, मेरठ ज़िला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। तो मेरठ के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आलमगीरपुर जगह है। इस आलमगीरपुर को पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है। फिर उसके बाद एक दक्षिणी बिंदु होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर पूछा जाए कि दक्षिणी बिंदु का नाम बताइए, तो आपको बताना होगा दैमाबाद। क्या बताएंगे, दैमाबाद। ये कहाँ है, बोलिए, ये कहाँ है, कौन सी नदी के तट पर है, भारत में है या पाकिस्तान में है, भारत में कहाँ है, बोलिए। महाराष्ट्र का नाम सुने हो, महाराष्ट्र में जाओगे तो एक ज़िला है, उस ज़िले का नाम है अहमदनगर ज़िला। क्या नाम है, इस अहमदनगर ज़िले में एक जगह का नाम है दैमाबाद। दैमाबाद पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। कौन से नदी के तट पर स्थित अगर पूछ दिया जाए तो गोदावरी का नाम सुने हो। गोदावरी का एक सहायक नदी है जिसका नाम है परवर नदी। क्या नाम है, परवर नदी। परवर नदी के तट पर स्थित है तुम्हारा दैमाबाद। चलो, उत्तरी बिंदु मांडा बता दिए, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर बता दिए, दक्षिणी बिंदु जो है कि आपको दैमाबाद बता दिए, एक पश्चिमी बिंदु है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 बिंदु है, उत्तरी, पूर्वी है ना, और दक्षिणी, ये तीनों बिंदु कहाँ है, हिंदुस्तान में है। जबकि अगर सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु अगर पूछा जाए तो पाकिस्तान में जाओगे, तो पाकिस्तान में जाओगे तो मकरान का एक तट है, मकरान का तट समुद्री तट है। उसी तट पर एक जगह है जिसका नाम है सुतकैंगडोर। सुतकैंगडोर ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, पश्चिमी बिंदु माना जाता है, जो दास्क नदी के तट पर स्थित है। सिंधु की सहायक नदी दास्क नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, ये तो 4 हम बिंदु बता दिए। क्षेत्रफल भी सिंधु घाटी सभ्यता का हमने बताया है कि कौन कौन है। पाकिस्तान में कौन कौन जो कि स्थल आते हैं, स्थल तो बहुत है, मैं बोला हूँ कि 1500 स्थल है, लेकिन जो कुछ नाम हमने बताया, हड़प्पा का नाम, मोहनजोदड़ो का नाम, चढ़ोदड़ो का नाम, बालाघाट का नाम, सुतकैंगडोर का नाम, ये सब जगह पाकिस्तान में पड़ते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। एक धौलावीरा का नाम सुने हो, धौलावीरा। एक रंगपुर का नाम सुने हो, एक बनवाली का नाम सुने हो। देखो, एक धौलावीरा हुआ, एक रंगपुर हुआ, एक लोथल हुआ। लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, ये जो तीनों है, ये भारत में गुजरात का नाम सुने हैं। गुजरात में अहमदाबाद ज़िले का नाम सुने हैं। इस अहमदाबाद में जब खुदाई हुआ तो 3 स्थल मिला, तीनों का नाम हमने बताया, धौलावीरा, रंगपुर और लोथल। आगे हम बताएंगे कि लोथल बड़ा फेमस जगह है। ये है ना, उस ज़माने में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। आपको पता है, लोथल से ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हिंदुस्तान से बाहर समुद्री के माध्यम से व्यापार किया ना, जो कि व्यापार करते थे। यानी कि उस ज़माने में प्लेन तो था नहीं, तो जो पानी का जहाज़ होता है, उस जहाज़ के माध्यम से कहाँ से जो है कि ना हिंदुस्तान से बाहर जाते थे। तो लोथल में एक बंदरगाह था, उसी बंदरगाह के माध्यम से भारत और अन्य मुल्कों के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार किया करते थे। फिर उसके बाद बनवाली का नाम सुने हो, राखी गढ़ी का नाम सुने हो। खाली स्थल पूछता है कि कहाँ, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो बताना होगा हरियाणा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हरियाणा में। एक स्थल का नाम सुने हो, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, नाम सुने हैं, बताओ कहाँ है। कालीबंगा का नाम सुने हो तो राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ, तो पहले जब राजस्थान में था तो उसका नाम था हनुमानगढ़, हनुमाननगर ज़िला या हनुमानगढ़ ज़िला।
लेकिन उस हनुमानगढ़ को वर्तमान में कहते हैं गंगा नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हनुमानगढ़ कह लो या गंगा नगर कह लो, वहीं पर जो कि कालीबंगा स्थल की खोज हुआ। तुम्हें बता दें, खुदाई जब हो रहा था तो इस जगह पर ज़बरदस्त मात्रा में भंडार काली चूड़ियों का साक्ष्य मिला। काली चूड़ियों का साक्ष्य का मतलब ये हुआ कि वर्तमान में महिला ही सिर्फ चूड़ी नहीं पहनती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस समाज के लोग भी, उस सभ्यता के महिला भी चूड़ी पहना करती थी, और खास करके स्पेशली काले रंग की चूड़ियाँ। तो काले रंग की चूड़ियों का है ना, काले रंग की चूड़ियों शब्द से ही निकला है कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब ही होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा में सिर्फ काले रंग की चूड़ियों का साक्ष्य नहीं मिला, सुन लो, यहीं से खुदाई जब हुआ, दर्पण का साक्ष्य यहीं से मिला, पाउडर का साक्ष्य यहीं से मिला, लिपस्टिक का साक्ष्य यहीं से मिला, यहीं पर पहन जो कि पाउडर का भी साक्ष्य मिला, यहीं पर ताबीज़ का साक्ष्य मिला। ताबीज़ समझ में आ रहा है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जैसे से खुदाई हुआ, ताबीज़ का साक्ष्य मिला। इसका मतलब ये हुआ कि इस सभ्यता के लोग ताबीज़ का यूज किया करते थे। इसका मतलब ये कि इस सभ्यता के लोग भी जादू टोना भूत प्रेत पर विश्वास कर रहे होंगे या कर रहे थे। जादू टोना भूत प्रेत पर कहीं ना कहीं ये लोग भी विश्वास कर रहे होंगे, तभी तो उस डर को दूर करने के लिए, भूत प्रेत से दूर करने के लिए या उनका समाधान करने के लिए ताबीज़ का यूज कर रहे थे। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी, इससे ये पता चलता है कि ताबीज़ का यूज करते थे। इसका मतलब ये कि इस समाज के लोग भी आडंबर युक्त समाज था, आडंबर युक्त समाज था। समझ में आ रहा है? आडंबर युक्त समाज था। इन्हें भी भूत प्रेत से कहीं ना कहीं डर थी। हाँ, इस समाज के लोग भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत पे विश्वास कर रहे थे, जादू टोना मंत्र पे विश्वास कर रहे थे, तभी तो ताबीज़ का यूज, है ना, खंडहर से साक्ष्य मिला। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है इस समाज के लोग भी खेती भी कर रहे थे, खेत को जोतते थे। मशीन तो था नहीं, आज मॉडर्न ज़माने में मशीन आया ना, तो कहा जाता है कि जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? जोते हुए का मतलब जैसे खेत जोता जाता है हल वगैरह से, तो उस ज़माने में हल तांबे के बना होते थे। मैं बोला हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही तांबे का खोज हुआ था, और जितने भी उपकरण बने थे सब तांबे के बने थे। हम अभी शुरुआत में ही बताएं आपको। तो जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? बताइए, कालीबंगा में मिला। आपके दिमाग में होना चाहिए। खैर, अभी आपको बहुत सारी चीज़ बताएं, जिससे हड़प्पा सभ्यता के बारे में आ जाएं, जो पाकिस्तान में है आज भी, मांडगोमरी ज़िले में है आज भी। वहाँ पर क्या क्या मिला, जैसे अभी हम आपको बताए हैं, स्नानागार का साक्ष्य मिला, अन्नागार का साक्ष्य मिला। वहीं पर आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मालिक हुआ करता था, घर का मालिक, मुखिया, जब मरता था तो जानते हैं, जब मरता था तो वो, है ना, उस ज़माने में भी कुत्ता का प्रचलन था। कुत्ते थे, जो कुत्ता जानवर होता है वहाँ भी था। तो इतना जो कि वो खतरनाक प्रचलन था। जैसे आज के ज़माने में कभी सती प्रथा का नाम सुने हैं आप लोग? सती प्रथा में पति मर गया तो उसकी विधवा को बगल में जिंदा जलाया जाता था, उसको बोलते हैं सती प्रथा। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में यार, अगर मालिक मर गया घर का तो कुत्ता को जबरन जबरदस्ती उसके बगल में दफनाया जाता था। जहाँ उसे दफनाया जाता था उसके बगल में उसको भी दफनाया जाता था। इसलिए जब स्थल की खुदाई हो रही थी तो ऐसे से इंसान का साक्ष्य मिला, जब इंसान के जस्ट बगल में कुत्ते की हड्डी का भी साक्ष्य मिला। इसका मतलब ये कि वहाँ का इंसान कुत्ता प्रिय था। कुत्ता इतना प्रिय था कि मरता था तो कुत्तों को भी साथ साथ लेकर जाता था। इसलिए माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुत्ता प्रथा भी था। नहीं कहते हो सती प्रथा, पति मर गया तो महिला उसके बगल में मरती थी। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में जाओगे तो कुत्ता प्रथा का मतलब यहाँ क्या हुआ कि मालिक मर गया तो कुत्ता को जबरन जबरदस्ती बगल में दफना दिया जाता था। जब खुदाई होने लगा तो दोनों का हड्डियों का साक्ष्य मिला। इसका मतलब ये हुआ कि उस ज़माने में इतना लोग कुत्ता के प्रिय थे कि अपने बगल में उसको लिटा करके जो है कि क्या करते थे, दफना दिया जाता था। अच्छा, एक बात और बताएं, ये तो हो गया, याद रखिएगा, ऐसे से प्रथा का साक्ष्य मिला है। देखिए, इस समाज में हम अगर आए तो इस समाज में देखा जाए तो अगर ये पूछा जाए कि इस समाज के लोग क्या ईश्वर की, भगवान की, खुदा की पूजा करते थे या क्या प्राकृतिक पूजक थे? क्या थे? बोली। भगवान ईश्वर की पूजा नहीं करते थे? जी नहीं, ईश्वर की पूजा नहीं होती थी। यहाँ पर भगवान की पूजा नहीं होती थी। उनको पता नहीं कि भगवान क्या होता है। यहाँ भी प्रकृति के लोग पूजक थे। नदी की पूजा,
पहाड़ की पूजा, हवा की पूजा, अग्नि की पूजा, समझिए पीपल वृक्ष का पूजा, नीम का पूजा। जो यहाँ देखो पीपल वृक्ष का जो पूजा हुआ यहाँ से, वो प्रचलन आज भी हमारे समाज में है। जो पेड़ पौधों का पूजा होता है वो आज भी चल रहा है। क्या हिंदू धर्म में अग्नि की पूजा नहीं होती है? होती है। वायु की पूजा नहीं होती है? हो रही है, आज भी हो रही है। इस तरह से कहा जाता है कि ये लोग भी क्या थे? प्राकृतिक पूजक थे, है ना। प्राकृतिक पूजक इसीलिए थे, ये लोग पूजा उसी क्या करते थे जिसमें इन्हें शक्ति दिखाई देती थी। कि वायु में शक्ति होता है, अगर हवा तूफान आ जाए तो घर जो कि उड़ जाएगा, घर से हम बेघर हो जाएंगे, पूरा गांव को उड़ा देगा, तहस नहस कर देगा। तो है ना, वायु में बड़ा शक्ति होती है, इसलिए वायु की पूजा होती है। आज भी हिंदू धर्म में इसकी पूजा होती है। जल की पूजा क्यों होती है? क्योंकि अगर बाढ़ आ जाए, बाढ़ अगर आ जाए तो सैकड़ों गांव घर से बेघर हो जाएंगे। तो माना जाता है कि जल में बड़ा पावर है, इसलिए जल की पूजा आज भी होती है, पहले भी होती थी। ये समझ में आ रहा है बात? अच्छा, ये तो हो गया एक। सभ्यता में ये जो सर हड़प्पा सभ्यता बताया और सर ये जो कालीबंगा सभ्यता बताया था सर, ये दोनों एक ही में कैसे सर श्रृंगार का सामान मिला? और हड़प्पा में भी दोनों में एक ही बताया? नहीं, जो श्रृंगार का साक्ष्य मिला, सुनो, जो पाउडर का साक्ष्य मिला, जो दर्पण का साक्ष्य मिला, जो सिंदूर का साक्ष्य मिला, ये सब सिर्फ कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। हड़प्पा में जाओगे तो वहाँ पर जो कि अन्नागार का साक्ष्य मिला, स्नानागार का साक्ष्य मिला। वहाँ पर दफन किया गया मालिक के साथ साथ एक कुत्ता के हड्डी का साक्ष्य मिला, हाँ ना। ये सब कहाँ से मिले हैं? तो आपके हड़प्पा से, ठीक है ना। अच्छा, जब लिखवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी तो हम लेक्चर ही दे रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, अभी तो पूरा लेक्चर भी नहीं बोल पाए हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर भी आप लोग को कन्फ्यूजन हो तो बीच में पूछ लिया करो बेहिचक, ठीक है। खैर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे सबसे अधिक किसकी पूजा करते थे? वो तो हो गया प्राकृतिक पूजा में। प्राकृतिक पूजा में और भी लोगों का पूजा क्या करते थे? क्या ये जानवर प्रिय थे? क्या ये जानवर की भी पूजा क्या करते थे? क्या एग्जाम में तो गाय ना आई रही ऑप्शन में, न कहीं गाय किताब में दिया है। कुबड़ वाला बैल का नाम सुने हैं? आज भी हमारे समाज में कुबड़ वाला बैल की पूजा होती है। 4 व्हीलर गाड़ी पर कुबड़ वाले बैल को रख लिया जाता है, और 2 को पंडित 2 को अगरबत्ती धरा दी, और गांव में उसको घुमाता है। वो 2-1000 रुपया कमा लेता है। खाली कुबड़ वाले बैल को थोड़ा सा शुभ माना जाता है आपके धर्म में, है ना, माना जाता है। आज भी पूजा होती है। लेकिन खैर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक इनकी पूजनीय पशु अगर पूज दे, यानी जिनकी ये पूजा करते थे भगवान के समान, उसका नाम होगा, है ना, कुबड़ वाला बैल एक पशु हो गया। और एक सिंग वाला पशु, एक ऐसा पशु जिसके ऊपर एक सिंग हो। ये 2 पशु क्या होते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूजनीय पशु हैं। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रिय पशु का नाम बताइए, पसंदीदा पशु, यानी इस सभ्यता के लोग सबसे अधिक पसंद कौन से पशु को करते थे, तब क्या कहोगे? बोलिए, क्या कहेंगे? मेरा क्वेश्चन ये कि सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे पसंदीदा पशु कौन थे? प्रिय पशु। मैं पूजनीय पशु नहीं बोल रहा हूँ। अनुमान नहीं बताना है आपको, एग्जैक्ट आपको क्लियर है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। हम बताने के लिए ही आया हूँ, मैं बताऊँगा ही बताऊँगा। 2 पशु का नाम आता है, एक कुत्ते का नाम आता है, एक बकरी का नाम आता है, ठीक है। उस ज़माने में बकरी था, सुनो, उस सभ्यता के लोग दूध कौन सा पीते थे? जैसे हम लोग जो है कि इसमें भैंस का दूध, गाय का दूध पीते हैं, लेकिन उस सभ्यता के लोग सबसे अधिक बकरी का दूध, घर घर में 8, 10, 15 बकरियाँ हुआ करती थी। अब तो बकरियों का लगता विलुप्त हो गई, नहीं सो बकरी है, डेली काटा जा रहा है। घर घर में कहाँ बकरी मिलेंगी? जो गांव, हर ग्रामीण एरिया में आपका यदि गांव होगा तो शायद वहाँ बकरी मिलेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नगर के अंदर, शहर के अंदर बकरी कहीं मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे शायद। तो 2 जो कि पूजनीय पशु का नाम आता है, एक का नाम मैं बताया हूँ आपको, एक का नाम बताया हूँ जो है कि कुत्ता, एक का नाम जो है कि बताया हूँ बकरी। ये कौन है? ये पसंदीदा पशु हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता में बताएंगे अभी कि इस सभ्यता के लोगों का मनोरंजन के साधन क्या थे। जैसे हमारे यहाँ मनोरंजन का साधन क्या हो सकता है? हमारे यहाँ मनोरंजन का साधन खेल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, ये सब है ना। मोबाइल हो सकता है, मूवी फिल्म हो सकते हैं, है ना भाई। कैरम बोर्ड हो सकता है,
लूडो हो सकता है, ये मनोरंजन के हमारे साधन हैं। लेकिन मैं कहूँ कि सभ्यता के लोगों के मनोरंजन का साधन किसे माना जाता है, तब क्या कहोगे? झूठा ही खाली कुछ बोल दें। सर ये ना सर। पड़ी उड़ी हैं आप लोग कि झूठा ही बोलो। तो इनके साधन जो थे पशुओं को लड़ा, जब पशु लड़ते थे, 2 बकरा लड़ रहे हैं आपस में, 2 गधा लड़ रहे हैं आपस में, 2 बैल लड़ रहे हैं आपस में, तब बैठ कर देखते थे, बड़ा मजा आता था इन्हें, कूदते थे, देखते थे, बड़ा उछलते थे। तब पशुओं की लड़ाई एक जो कि क्या हुआ, मनोरंजन का साधन हुआ। दूसरा पक्षियों की लड़ाई, पक्षियों की लड़ाई, तब पक्षियों में भी लड़ाई हुआ करते थे, तो इनके मनोरंजन का साधन हुआ। सबसे जबरदस्त मनोरंजन का साधन सुनो, इस समय वर्तमान में देखा जाए हमारे इस समाज में मनोरंजन का सबसे जबरदस्त साधन क्या है? या तो क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, या तो मूवी हो गया। घर बैठे मनोरंजन का अगर कोई साधन है घर के अंदर, तो सिर्फ मूवी, टीवी, सीरियल, धारावाहिक हो सकते हैं। लेकिन वहाँ पर मनोरंजन के सबसे जबरदस्त साधन थे शतरंज खेलना। क्या था आपको पता है? इस समय जो शतरंज खेला जाता है, ये शतरंज की खोज कहाँ हुई? ये शतरंज किसका देन है? तो हमारा जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का देन है। वहीं से जो कि परंपरा आई, तो आज भी हम लोग क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, देखिए उसके अलावा एक मोहनजोदड़ो का नाम आता है भाई, पाकिस्तान में ही है। 1922 में इसकी खोज हुआ है। राखल दास बनर्जी का नाम सुने हैं? राखल दास बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में पाकिस्तान में जाओगे तो सिंध प्रांत में जाओगे तो लरकाना एक ज़िला है, तो उस लरकाने ज़िले में मोहनजोदड़ो की खोज हुई है। लेकिन मोहनजोदड़ो का मतलब समझ में आ रहा है? इस जगह पर मृतकों का टीला मिला। मृतकों का टीला समझ में आ रहा है? मरे हुए लोगों की हड्डियों का ढेर मिला। मरे हुए इंसानों की हड्डियों का जबरदस्त ढेर मिला। जब खुदाई हुआ तो खाली इंसानों की हड्डियों का साक्ष्य मिला, पूरा ढेर ही मिला। तो माना मौत का टीला, इसी को कहते हैं मृतकों का टीला या मौत का ढेर या मौत का टीला। अब मौत का टीला से ही बना है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। आपसे अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो बताइए मृतकों का टीला। मानव के अस्थियों का ढेर या टीला कहाँ मिला, तो बताइए मोहनजोदड़ो। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो जगह का नाम है यार, तो पहले क्यों नहीं था? जगह का नाम था, है ना। खैर, अच्छा ये भी आपको बताएं, इस सभ्यता में सबसे अच्छी बात है, अच्छा हम आप लोग को बताए हैं, कल परसों का बताए थे कि वैदिक सभ्यता पढ़ाए हैं। तो ऋग्वेद काल का नाम बताए हैं, अथर्ववेद का नाम बताए हैं, सामवेद का नाम बताए हैं, यजुर्वेद का नाम बताए हैं। हमने ऋग्वेद काल के बारे में बताए थे, ऋग्वेद ग्रंथ के बारे में, जो दुनिया का सबसे पहला प्राचीन ग्रंथ है। इसमें हमने बताया था 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, और 1028 सूक्त में 627वां सूक्त में यह बताया गया है कि धरती पर सबसे पहले एक आदि पुरुष आए, एक आदि महिला आई। आदि पुरुष को वर्तमान में ब्रह्मा जी कहते हैं, आदि महिला को वर्तमान में जगदम्मा या जय मां आदि शक्ति कहते हैं। हम नहीं कह रहे हैं। ऋग्वेद ग्रंथ में बोला गया है कि इसी जय मां आदि शक्ति से और जो है कि आदि पुरुष ब्रह्मा जी से इस संसार का रचनाकार हुआ है, संसार की उत्पत्ति हुई है। हम सब इन्हीं के क्या है? वंशज हैं। लेकिन यहीं पर कहा गया है मेरे भाई कि इसी आदि पुरुष यानी मीन्स ब्रह्मा जी के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, 4 जातियों की उत्पत्ति हुई है। मुख से ब्रह्मा जी निकलते हैं, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है, कमर या जांग और रेशे से वैश्य की उत्पत्ति होती है, और जो है कि तालू, पैर के तालू से किसकी उत्पत्ति होती है? ठीक है ना। ये वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है। यानी कि वैदिक सभ्यता में जो समाज है 4 हिस्से में बटा था। एक क्षत्रिय लोग हैं, एक ब्राह्मण हैं, एक वैश्य हैं, एक शूद्र हैं। लेकिन सुनो, कोई बता सकता है हमें कि उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में समाज को कितने लोगों में बांटा गया था? क्या यहाँ भी क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, शूद्र थे कि नहीं थे? अगर नहीं थे तो उसकी जगह पर कौन थे? अगर जानकारी है आप लोग को तो थोड़ा सा बताइए, हम भी जाने भाई। बोलिए। सर उसमें तो पहले जैसे कि राजा और प्रजा करते
आए राजा प्रजा रहा करते थे। ध्यान से सुनिएगा, देखिए हम कुछ बताने हैं। अगर मैं जैसे मैं बोला हूं कि वैदिक सभ्यता में कौन कौन लोग थे, एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण का नाम आता है, एक क्षत्रिय का नाम आता है, एक वैश्य का नाम आता है, एक शूद्र का नाम आता है। ठीक, यानी जो चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई, चारों जातियों की उत्पत्ति हुई, ये चारों जाति है ना पैदा कहाँ से माना जाते थे? ऋग्वेद काल से, है ना। यानी ऋग्वेद मीन्स वैदिक काल से या ऋग्वेद काल से, जिसका डेट मैं कल का बताया हूँ कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी 1500 BC से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जब यह ना ऋग्वेद धरती पर आया, यह ग्रंथ आया, तो इसी ग्रंथ में माना जाता है कि सबसे पहले धरती पर आदि पुरुष आए और उनके 4 अंगों से 4 प्रकार के जात पैदा हुए, वर्णों की उत्पत्ति हुई। लेकिन इस वैदिक सभ्यता के आने से पहले यार, इनके आने से कम 500 वर्ष पहले सिंधु घाटी की सभ्यता धरती पे थी। जब धरती पे थी तो यहाँ पर क्या ये चारों जात के लोग, क्या ये चारों वर्णों के लोग क्या उस समाज में थे? अगर थे तो यही थे या इनके जगह पर कोई और था? तो ये कहा जाए, देख लीजिए, यानी वैदिक सभ्यता की बात करेंगे, जिसे ब्राह्मण हम कहते हैं पंडित, उसे सिंधु घाटी सभ्यता में थे, लेकिन ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, वैश्य नहीं थे, शूद्र नहीं थे, इनका नाम कुछ अलग था, इनकी पहचान कुछ और अलग थी। तो उस जमाने में जो विद्वान हुआ करते थे, किनकी बात कर रहा हूँ? सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूँ। जो विद्वान लोग हुआ करते थे वही विद्वान आगे चलकर ब्राह्मण बने। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ब्राह्मण को क्या कहते थे? विद्वान वर्ग, क्या कहेंगे? तो हम कह सकते हैं यानी सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो लोग हुआ करते थे 4 वर्गों में बटे थे। जैसे वैदिक सभ्यता में जात पात 4 वर्गों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था हमारे 4 वर्गों में बटा था। अच्छा, ये तो ठीक है। वर्तमान की थोड़ा सा बात कर लें, 2024 में हम लोग चल रहे हैं। इस समय क्या हमारा समाज 4 वर्णों में ही बटा है? हाँ, 4 वर्णों में ही है, 4 वर्णों में ही है। लेकिन यहाँ पर धर्म की उत्पत्ति हो गई है, वहाँ पर धर्म नहीं था। वहाँ मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, बौद्धि, सिख, समझ में आ रहा है? ईसाई, यहूदी, ऐसा कुछ नहीं था कॉन्सेप्ट। सिर्फ सभी इंसानों को 4 वर्णों में बांटा गया था। लेकिन हमारे यहाँ तो धर्मों में बांट दिया गया है, समुदायों में बांट दिया गया है, विभिन्न प्रकार के समुदाय, विभिन्न प्रकार के धर्म में बांट दिया गया है। वो इंसान वही हैं, किसी को मुस्लिम कहा जा रहा है, किसी को हिंदू कहा जा रहा है, किसी को यहूदी, किसी को ईसाई, किसी को बौद्धि, किसी को जैनी, किसी को सिख कहा जा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो ये सब था हमारे वैदिक काल में। लेकिन इसी ब्राह्मण को सिंधु घाटी सभ्यता में विद्वान वर्ग करते थे। और इस देखिए, इसी क्षत्रियों की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या बोलते थे हम लोग? रक्षक वर्ग बोलते थे। रक्षक का मतलब होता है रक्षा करना। सही में क्षत्रियों का काम होता है किसी की रक्षा करना। किसी गरीब मुस्लिम के ऊपर अगर जो कि कोई अत्याचार कर रहा है तो उसका क्या करना? मदद करना, रक्षा करना, रहना, जो कि क्षत्रिय का मतलब होता है रक्षा करना। खैर, है ना। एक वैश्य होता है, देख लीजिए, तो वैश्य को उस जमाने में हम लोग क्या कहते थे? वैश्य को उस जमाने में व्यापारी कहते थे। क्या कहते थे? व्यापारी वर्ग कहते थे। और शूद्र को उस जमाने में देखो किसान बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? किसान। इसी को हम मजदूर कहते थे। यानी हम कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था, तो सीधे कहिए 4 वर्ग में साहब। एक का नाम होगा विद्वान वर्ग, एक का नाम होगा रक्षक वर्ग, एक का नाम होगा व्यापारी वर्ग, और एक का नाम होगा किसान मजदूर वर्ग। अच्छा, जा सुनना, यही विद्वान वर्ग आगे चलकर वैदिक सभ्यता में क्या बना? ब्राह्मण। यही रक्षक वर्ग आगे चलकर वैदिक सभ्यता में क्या बना? क्षत्रिय। और यही व्यापारी वर्ग आगे चलकर क्या बना? वैश्य। और यही किसान जो मजदूर हैं आगे चलकर क्या बने? शूद्र। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात और, अगर तुमसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अच्छी स्थिति कंडीशन किस वर्ग की थी, तब क्या कहोगे? किस वर्ग की थी? किस वर्ग की थी? बोलिए। तो देखिए, व्यापारी वर्ग का नाम ले लीजिएगा, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अच्छा जो धनी मनी जो लोग कहलाते थे, व्यापारी वर्ग का स्थिति बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इस समय वर्तमान की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ रक्षक वर्ग की कंडीशन बहुत बढ़िया है।
क्षत्रियों की कंडीशन बहुत बढ़िया है। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े पोस्ट से लेकर छोटा से छोटा, चाहे कोई भी विभाग की बात किया जाए, कोई भी पोस्ट की बात किया जाए, जाकर देखो सब क्षत्रिय वर्ग के लोग इस पर काबिज हैं, कोई शक नहीं। मैं मानता हूं भाई कि हर कौम हर जात में भी अमीर गरीब दोनों लोग हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकतम बड़े पोस्ट पर इस वर्ग के लोग आज भी विराजमान हैं। खैर, ये बात समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज कहा जाता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा, एग्जाम में आता है, तो उस सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो ये सब आकार हम मुंह से खाली बोल दें, उसको थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से दिखा दें। है ना, कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, कहा जाता है कि त्रिभुजाकार था, है ना। तो थोड़ा सा देखिए यहां पर यदि ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की आकार त्रिभुजाकार था, जानते हैं। और सिंधु सबसे खास बात, सिंधु घाटी सभ्यता में एक त्रिभुजाकार नहीं था, इस सभ्यता का जो आकार था, लंबाई चौड़ाई त्रिभुजाकार था। एक क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन डबल त्रिभुजाकार से मिलकर बना था कौन, हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता। देख लीजिए, एक त्रिभुजाकार ये हुआ, एक त्रिभुजाकार ये हुआ, कितना हो गया आपका, 2 हो गया। एक इसको मान लीजिए, एक इसको मान लीजिए। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु है। इसको हम क्या कहेंगे, नार्थ कहेंगे या उत्तरी बिंदु कहेंगे, इसे क्या कहेंगे भाई, वेस्ट कहेंगे या पश्चिमी बिंदु कहेंगे, यही है ना। अच्छा, ये जो पूर्वी बिंदु है, ये जो पूर्वी बिंदु है भाई, ये पूर्वी बिंदु को आलमगीरपुर कहते हैं। ये कहाँ है, तो यूपी में है। यूपी में कहाँ है, तो कहेंगे मेरठ में है सर। कौन से नदी के तट पर है, तो कहेंगे हिंडनबर्ग नदी के तट पर है। अच्छा, दक्षिणी बिंदु की बात अगर हम करें, साउथ की बात करें, तो इस साउथ की बिंदु को क्या कहते हैं, तो दैमाबाद कहते हैं। ये सब अभी हम लेक्चर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैप के माध्यम से बता दें, दैमाबाद कहते हैं। ये कहाँ है, तो कहेंगे सर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ, तो कहेंगे सर अहमदनगर जिले में है। कौन से नदी के तट पर है, तब कहेंगे सर गोदावरी नदी की सहायक नदी, उसको कहते हैं प्रवर नदी। प्रवर नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन है, नॉर्थ। तो नॉर्थ की बात करेंगे तो उस जगह का नाम है मांडा। ये मांडा कहाँ है, तो कहेंगे सर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कहाँ, तो कहेंगे अखनूर। कौन से नदी के तट पर स्थित है, तो कहेंगे सर चिनाव। चिनाव का प्राचीन नाम क्या था उस समय, तो कहेंगे सर अस्कनी। क्या कहोगे, सिंधु घाटी सभ्यता का वेस्टर्न में आ जाए, वेस्ट में आ जाए, पश्चिम में आ जाए, तो इस जगह को क्या कहते हैं, कहेंगे सुत कैंगडोर। कैंगडोर ये कहाँ है, तो पाकिस्तान में जाओगे सिंध प्रांत है, और सिंध प्रांत में जाएंगे तो मकरान का तट है, मकरान तट, उसी तट के नीचे तट पर ये जगह स्थित है। और यहाँ पाएंगे तो सिंधु नदी की सहायक नदी दास्क नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, खाली इस चार्ट को देख लीजिए, इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन, चाहे तुम्हारा सिविल का एग्जाम हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी अदर एग्जाम हो, खाली का चार्ट बना लेते हैं बढ़िया से कि पूर्वी बिंदु कहाँ पर है, तो बताइए। आलमगीरपुर में कहाँ पर है, मेरठ में है, कौन से स्टेट में, यूपी में है, यूपी कहाँ है, भारत में है कि पाकिस्तान में, सब बताइए। है ना, कौन से नदी के तट पर स्थित है, बताइए। हिंडनबर्ग नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपका बनेगा। सुन लो पहले, सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी बिंदु है उसे क्या कहते हैं, दैमाबाद कहते हैं। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। कौन से जिले में है, तो अहमदनगर जिले में है ना। कौन से नदी के तट पर स्थित है, तो गोदावरी की सहायक नदी प्रवर नदी के तट पर है। अगर हम जो कि नॉर्थ की बात करें, देख लीजिए, अगर ये कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु कहाँ है, क्या कहते हैं, कौन से नदी के तट पर है, ठीक है, सबका जवाब एक होगा, सर जम्मू कश्मीर में है, उस जगह का नाम है मांडा। जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में है।
अगर नदी का नाम पूछ दे कौन सी नदी के तट पर चिनाव नदी, चिनाव को क्या कहते थे? अस्कनी कहते थे। ये सब बताइए। अगर ये पूछ दे कि पश्चिमी बिंदु का नाम बताओ तो बताइए सुत कैंगडोर। सुत कैंगडोर का नाम आइए, देखिए सामने है। ये सिंधु की सहायक नदी दास नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये एक चार्ट आपका बना बढ़िया से, है ना। तो इस तरह से कहा जाता है मेरे भाई, इस तरह से कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कि जो आकार है ना, वो त्रिभुजाकार माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ एक त्रिभुज का चित्र नहीं बनता, उसका आकार ऐसा है कि दो दो त्रिभुज बनते हैं। और दो त्रिभुज जो है कि हम शॉर्टकट में दिखाने का प्रयास किए हैं, जैसे कि, है ना, और जो कि चारों बिंदु, चारों स्थल का नाम हमने दिखाने का प्रयास किया है। और भी लेक्चर के दौरान बहुत सारे आपको लेक्चर हमने दिया है। जिसे गुजरात में जाओगे तो धौला बीरा का साक्ष्य मिला है, रंगपुर का साक्ष्य मिला है, लोथल का साक्ष्य मिला है। एक बात बताएं, रंगपुर एक ऐसा जगह है, रंगपुर में भूसी के चावल का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? भूसी के चावल का साक्ष्य मिला है। मतलब ये हुआ कि ज़माने के लोग भी चावल खाया करते थे। अब भूसी का साक्ष्य मिला है यहाँ पर, इसका मतलब कि ये लोग कृषि भी, खेती भी किया करते थे। अच्छा, इसके अलावा ये भी जानिए, ये लोग, इनका व्यवसाय क्या था? प्रोफेशनल, स्पेशली करते क्या थे? तो पहला नंबर कहेंगे सर व्यापार क्या करते थे। दूसरा नंबर पर पशुपालन होगा। अब बहुत कम लोग कृषि करते थे, ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, एक बात और, ये लोग जो व्यापार करते थे, व्यापार में किस चीज़ का व्यापार करते थे? आखिर में हमारे देश से किसी अन्य मुल्कों में व्यापार किस चीज़ का करते थे? जैसे इस समय हम लोग गेहूं का करते हैं, दाल का करते हैं, मोटे अनाजों का करते हैं, लेकिन उस समय ये लोग क्या करते थे व्यापार में? हाँ, हाथी के दांत, स्पेशली हाथी के दांत का जो बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। सोना चांदी कम, लेकिन हाथी के दांत का व्यापार बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तुम्हें हम बता दें, इस समाज के लोग, अरे महिला तो महिला, पुरुष भी आभूषण प्रिय थे। पुरुष भी आभूषण प्रिय थे। इसका मतलब ये है कि महिला तो आभूषण के प्रिय ही थे, पुरुष भी बकायदे जो है कि जिस तरह से महिला आभूषण के प्रिय होकर बकायदे जो है कि, है ना, हाथ में, कान में, गले में ज़बरदस्त आभूषण जैसे महिलाएं लटकाई होती हैं, पहनी होती हैं, उसी तरह से वहाँ के पुरुष भी आभूषण प्रिय थे। आभूषण का बहुत ज़बरदस्त यूज किया करते थे। जैसे हमारे यहाँ आभूषण सिर्फ गर्दन के नीचे तक होता है, लेकिन ये लोग जो आभूषण पहनते थे पूरा नाभि के नीचे तक इनका होता था। इनका जो आभूषण नाभिक के नीचे तक। अच्छा, सबसे खास बात, इस समय देख लो, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इस समय की बात कर रहा हूँ। आज भी हमारे घना ग्रामों में, गाँव में लोग खुले में शौच करने जरूर जाते हैं। पूरी आबादी तो नहीं कर सकते, लेकिन आज भी कुछ ऐसे आबादी हैं, उनकी गरीबी समझो, मजबूरी समझो, चाहे जो समझो, आज भी शौचालय की सुविधा नहीं हो सका है, आज भी जगह खुले में शौच करते हैं। लेकिन आपको क्या पता है, इस सभ्यता के लोग खुले में शौच नहीं करते थे, घर का शौचालय होता था। और सबसे खास बात, इस सभ्यता का सबसे अच्छी बात यह है, इस सभ्यता में नगर नियोजन और जल का प्रबंधन बहुत ज़बरदस्त था। आज देख लो, हमारे समाज में बड़े बड़े शहरों में जल की सुविधा नहीं हो पाती है, जल के निकास की सुविधा नहीं हो पाती है। आज भी इतना बड़ा शहर मऊ में हम लोग बैठे हैं, इस मऊ में जाकर देखिएगा तो बहुत ऐसे जो कि है ना, बहुत ऐसे नालियाँ मिलेंगी जो अंडरग्राउंड नहीं होगी, खुला होगा नाली, पानी जो है कि नाली के ऊपर से प्रवाहित हो रहे हैं, बह रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस समाज में, ये समाज इतना डेवलप जो कि है ना समाज था कि नालियाँ अंडरग्राउंड हुआ करती थी, नालियाँ अंडरग्राउंड हुआ करती थी। और एक सुव्यवस्थित ढंग से पूरे नगर से जल को एक सिस्टम से निकाला जाता था, और निकाल करके किस तरह से नगर से बाहर उस जल को, अपशिष्ट जल को नगर से बाहर ले जाकर गिरा दिया जाता था, किसी गड्ढे में, किसी नाले में, किसी पोखरे गढ़े, है ना, जो कि कर सकते हैं। तो यहाँ की व्यवस्था ये बड़ा जो कि अच्छा देखने को मिलता है, ये दिमाग में रखिएगा। अच्छा, एक बात बताएं, ये जो सिंधु घाटी की जो समाज था, आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा, ये ग्रामीण समाज थी कि नगरीय समाज थी? आपको पता है, ये जो समाज के लोग थे ये ग्रामीण नहीं थे, गांव में नहीं थे, ये लोग ये गांव में निवास नहीं किए, है ना, इनका नगरीय समाज था, ये शहर के लोग थे, है ना। अच्छा, इसलिए आपको पता है इस समाज को हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, एक क्वेश्चन, कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं, दो क्वेश्चन। इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि समाज के लोग कभी गाँव में निवास नहीं किए, इसलिए क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता कहते हैं। अच्छा, जब ये बता दिए तो थोड़ा सा और जान लो, इस सभ्यता के लोग नगरीय सभ्यता, असभ्यता की जब हम बातें किए तो दुनिया में वर्ल्ड का सबसे पहले सभ्यता किसे कहते हैं, यानी एक ऐसा सभ्यता वर्ल्ड में था,
उनकी भी एक समाज थी, उनकी भी एक दुनिया थी, वो भी बसे थे, वो भी विलुप्त हो गए। मेसोपोटामिया सभ्यता का नाम सुने हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसमें इराक है ना, इराक को उस जमाने किसी जमाने में मेसोपोटामिया कहते थे। मेसोपोटामिया, इसमें सुनते रहना, मेसोपोटामिया दुनिया की पहली सभ्यता जहां पर इंसान बसे थे, जहां पर जैसे इंसान बसे थे मेसोपोटामिया कहा जाता है। इराक को भी किसी ज़माने में मेसोपोटामिया भी कहा जाता था, सबको पता है। इस मेसोपोटामिया में हम जाएंगे तो दजला फरात दो नदी का नाम सुने, दजला और फरात। दजला और फरात दो नदियों के तट पर मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। जैसे अभी हम बोले कि सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी और उसकी 7 सहायक नदी नाम सुने, चिनाव, रावी, सतलज हुआ, कुंभा हुआ, झेलम हुआ, ब्यास हुआ, ये सब नदी का नाम सुने हैं। रावी की बात है, देखो लेकिन रावी कहते हैं, लेकिन रावी का उस समय नाम था परुशड़ी, है ना। चिनाव जो इस समय कहते हैं उसका नाम था अस्कनी। बिपाशा कहते हैं, बिपाशा का उस समय नाम था क्या, सॉरी उसका नाम, हाँ ब्यास को क्या कहते हैं उस जमाने में, हम बिपाशा कहते हैं। सतलज को सतुदरी कहेंगे। कुंभा इस समय नदी है जो अफगानिस्तान में बहती है, उसको उस समय कुंभल कहते थे। इस तरह से कहा जाता है कि जिस तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी और उसकी तमाम 7 सहायक नदियों के तट पर बसा था, इसलिए कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। उसी प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यता भी दजला और फरात नदियों के तट पर बसा था। ये वर्ल्ड की सबसे पहली सभ्यता, सिर्फ अगर ये क्वेश्चन बन जाए दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता का नाम बताओ, दे देगा चीन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, लास्ट होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। अच्छा एक बात और, बड़ा खास बात, दुनिया में अगर मैं कहूं कि संसार में सबसे पहले या इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे पहले कानून का नाम बताओ, कौन सा कानून बना था? मैं क्या बोला हूं? धरती पर सबसे पहले किसी इंसान के द्वारा बनाया गया उस कानून का नाम बताओ। अब किसने बनाया था? इस समय तो बहुत सारे कानून हैं, इसके पहले हम पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, मुगल वंश पढ़ेंगे, बहुत सारे वंश पढ़ेंगे, तो सभी राजाओं ने कानून बनाया। अपने बने वंश में सभी राजाओं ने अलग अलग कानून बनाया। लेकिन आपको पता है मेसोपोटामिया की सभ्यता जब वहाँ पढ़ते हैं, यह वर्ल्ड की सबसे पहली सभ्यता थी। इसमें इस सभ्यता में एक राजा का नाम आता है हम्बुरावी। क्या नाम आता है? हम्बुरावी, ये राजा का नाम है। ये है ना, कहा जाता है इस धरती पर सबसे पहला ऐसा इंसान जिन्होंने अपने नाम से एक कानून बनाया था, एक संहिता बनाया था, एक कोड बनाया था, जिसको कहते हैं हम्बुरावी संहिता कोड। ये दुनिया का सबसे पहला संहिता माना जाता है। संहिता मतलब होता है कानून। तो थोड़ा सा जानकारी आपको हो गई होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा सभ्यता कौन है, कैसे है। दूसरी का सभ्यता की बात करेंगे, देखो तो उसका नाम आता है चीन की सभ्यता, चीनी सभ्यता बोला जाता है। लेकिन जो चीनी सभ्यता है, यहाँ पर भी किसी ज़माने में समाज था, दुनिया था, सभी लोग विलुप्त हो गए, जो वांगहो नदी के तट पर बसा था। वांगहो नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? पीली नदी कहते हैं। तो सुन लो, दुनिया की पहली सभ्यता पूछे तो बताइए मेसोपोटामिया, दूसरी पूछे तो चीन की सभ्यता, अगर तीसरी पूछे तो तब बताना होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सबसे खास बात, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग नगर में रहते थे, इसलिए नगरी सभ्यता, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, बेबीलोन की सभ्यता हो, ये तीनों सभ्यता नगरी सभ्यता नहीं थी। ये लोग ग्राम में रहा करते थे, गांव में रहा करते थे, इसलिए इसे ग्रामीणी सभ्यता बोला जाता है। ये बात समझ में आ रहा है? इन सबको हम क्या बोलेंगे? ग्रामीण सभ्यता बोलेंगे। अच्छा थोड़ा सा और हम लेक्चर देंगे आपको, ध्यान से सुनिएगा। जैसे जो व्यापार की मैं बात कर रहा था, है ना, जैसे कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ अभी हिंदुस्तान से आप बाहर जाइए तो आपके पास पासपोर्ट होनी चाहिए। पासपोर्ट ये इंडिकेट करता है कि तुम भारत के क्या हो, निवासी हो, नागरिक हो। क्लियर? उसी प्रकार जरा हमें बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर एक व्यापारी हिंदुस्तान से बाहर गया तो उसके पास क्या ऐसा होना चाहिए जिससे ये पता चले कि हिंदुस्तान का क्या है, ये भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता की लोग है, नागरिक है। कैसे, क्या होता था? उसमें पासपोर्ट तो था नहीं, वीज़ा तो था नहीं, तो क्या हुआ करते थे? कोई बताएगा? बोलिए। देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, उसको अभी हम लेक्चर देंगे। थोड़ा सा एक मैप बना लेने दीजिए, मैप से आपको शायद ज़्यादा समझ में आए। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिकतम लोग क्या करते थे, तो व्यापार। अभी बोले हैं अभी आपको हम,
दूसरा नंबर पर क्या था, पशुपालन, तीसरा पर क्या था, तो कृषि। खैर, व्यापार दो प्रकार का होता था, एक का नाम होगा आंतरिक व्यापार, एक का नाम होगा बाह्य व्यापार। अच्छा, जो आंतरिक व्यापार हुआ करते थे, ध्यान दीजिएगा, इनके पास भी मोहरें थी, इनके पास भी मोहरें थी। जैसे मैं बोला हूँ ना कि अभी हिंदुस्तान से बाहर जाइए तो पासपोर्ट होना चाहिए, इससे ये पता चलेगा कि भारत के नागरिक हैं, आपको पकड़ा नहीं जाएगा। उसी तरह इनके पास जो है कि क्या होते थे, मोहरे होते थे। ये पासपोर्ट वीज़ा का काम करता था, लेकिन दोनों मोहरे दो प्रकार के होते थे। एक ऐसा मोहर जिसके ऊपर, ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर एक सिंह वाला पशु का चित्र, एक सिंह वाला पशु का चित्र या कुबड़ बैल का चित्र, एक सिंह वाला पशु का चित्र या कुबड़ बैल का चित्र। दूसरी बात, जो है ना, एक और मोहर हुआ करता था जिस पर नाव का चित्र होता था। अच्छा, हम अब है ना, अभाव समझिए। आंतरिक व्यापार का मतलब ये होगा कि जो हिंदुस्तान के अंदर ही व्यापार हो, हमारे देश की सीमा के अंदर ही व्यापार हो। अच्छा, ये बताओ, जब हमारे देश की सीमा के अंदर व्यापार होगा तो जल के माध्यम से होगा कि थल के माध्यम से होगा? जाहिर सी बात है, जब समुद्र को क्रॉस करके अन्य मुल्क में जाएंगे तब न जो कि जल आएगा, तब सीधे कहेंगे थल के माध्यम से। तो यहाँ से क्वेश्चन बना कि बताओ, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आंतरिक व्यापार होते थे वो थल से होते थे कि जल से होते थे? तो क्या कहोगे, सर, थल से होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो वाह्य व्यापार होते थे, जब वाह्य व्यापार का मतलब समझ में आ रहा है, जो भारत के बाहर व्यापार हो, खाड़ी देशों के मुल्कों के साथ व्यापार हो। तो ये बताओ, जब खाड़ी मुल्क में भारत से हम जाएंगे तो बीच में क्या पड़ेगा, अरब सागर पड़ेगा, बहुत सारे सागर पड़ेंगे, समुद्र पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो ये बताइए, जब वाह्य व्यापार हम करेंगे तो हम तो क्या होगा, स्थल मार्ग के माध्यम से होगा या जल मार्ग के माध्यम से होगा? तो क्या कहेंगे आप, जल मार्ग के माध्यम से क्या हुआ, वाह्य व्यापार हुआ। अभी तो 4-5 मिनट में हम लेक्चर को समाप्त करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। मैं बोला हूँ कि आंतरिक जो व्यापार होते थे वो थल के माध्यम से होते थे, वाह्य जो व्यापार होते थे वो जल के माध्यम से होते थे। और सुनो, जितने भी लोग थल से व्यापार करते थे उनके पास भी मोहर होता था, इनके पास भी मोहर होता था। जो मोहर होते थे उस पर एक सिंह वाला पशु होता था, कुबड़ वाला बैल होता था, इसका चित्र हुआ करते थे। और जो जल माध्यम से व्यापार करते थे उस पर एक नाव का चित्र होता था। अच्छा, आप सुनो, कोई व्यापारी है, किसी व्यापारी के पास मोहर है, मोहर पर अगर नाव का चित्र मिला तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यापारी हिंदुस्तान से बाहर व्यापार करने वाला है। क्लियर हो रहा है कुछ बात? अगर कोई मोहर मिला, उस मोहर पर जो कि एक सिंग वाला पशु मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि यह व्यापारी हिंदुस्तान से बाहर व्यापार नहीं करता है, ये हिंदुस्तान के अंदर ही व्यापार करता है। उसे क्या कहेंगे, आंतरिक व्यापार कहेंगे। ठीक है। अच्छा, मोहर की हम बात करें थोड़ा सा, तो देखिए जो मोहर है, आपसे अगर कहा जाए सर जो मोहर की बात करें, ये मोहर कैसा था, क्या इसकी आकार भी थी? जी हाँ, ये 4 प्रकार के थे। मोहर का आकार की बात करें 4 प्रकार, देखो, एक होगा गोलाकार होगा, एक वर्गाकार होगा, एक घनाकार होगा, एक आयताकार होगा। यानी इसका आकार भी 4 प्रकार का, एक आयताकार, गोलाकार, घनाकार, वर्गाकार, 4 प्रकार का मोहर हो गया। क्या आपको पता है कि मोहर किसका बना होता था? कोई बता सकता है कि मोहर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहर जिसे पासपोर्ट कहा जाता है वर्तमान में, ये किसका बना होता था? तो देखिए, इसका जो मोहर जो 3 चीज से बना होता था, एक देखो, एक को कहा जाता है सेल खड़ी की पत्थर, सेल खड़ी का पत्थर से बना 1 हो गया, एक मिट्टी का बना 2 हो गया, एक लकड़ी का बना 3 हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से कह सकते हैं कि मोहरें कितने हैं, जो कि कैसे, यानी किस किस चीज़ों का बना हो, तो 3 चीज़ों का बना है। मोहर का आकार कितने प्रकार का है, तो कहेंगे 4 प्रकार का। मोहर कितने प्रकार से होते थे, स्पेशली 2 प्रकार, एक आंतरिक व्यापार के लिए अलग होते थे, एक बाह्य व्यापार के लिए अलग होते थे। ठीक है। अच्छा, एक सिंह वाला पशु का चित्र होता था, क्यों? क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पूजनीय पशु, सबसे पूजनीय पशु कौन होता था? तो क्या कहेंगे हम, एक सिंग वाला पशु या कुबड़ बैल का साक्ष्य मिलता है। क्लियर? चलिए, तो हम अपनी बातों को विराम देते हैं, है ना। जो लोग भी यूट्यूब चैनल पर जो हमें देख रहे हैं, शायद हमें कुछ लोग पहचानते भी होंगे। इसको बढ़िया से पढ़िए, जितना भी बात हमने बोला है उसको रोक रोक कर बढ़िया से नोट बना लीजिए। आपको घर बैठे शायद
बढ़िया से अगर नोट बना लें तो आपका सिविल का एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, पुलिस का कौन सी बड़ी बात है, सिविल का एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग जुड़े रहिए, अगला लेक्चर भी हम है ना इसी चैनल पर हम लोग को देंगे। आप कहने वाली बात नहीं कि कमेंट करिए, आगे बढ़ाइए, वो आपकी मर्ज़ी है, अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइए, है ना। और जितना भी हमने जो लेक्चर दिया है इसको रोक रोक कर बाकायदे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका लेक्चर बनाइए, है ना, बाकायदे फर्स्ट क्लास का नोट डाउन कीजिए, बढ़ाइए। इसी चीज़ को 2-4, 5,000, 10,000 रुपये आप लोग पेड बैच में जब देंगे तो शायद हमारा जैसा टीचर आएगा, आपको बोलेगा ये सब चीज़, जो चीज़ नोट करवाएगा। शायद वहाँ पर 2 चीज़ हो सकते हैं, हम लोग जो है कि एक सिंपल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, शायद वहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा, लंबा चौड़ा कहानी बताया जाएगा, वहाँ से शायद आप लोग खुश रहेंगे और 2-4, 5,000 रुपया पेड बैच के नाम से आप दे भी देंगे। फ्री आप कास्ट है ना, लिहाजा इसकी आप कीमत समझिए, अब बढ़िया से इसको जो है जुड़िए और रोक रोक के नोट डाउन कीजिए, है ना। मेरा मानना है सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बड़ा बारीकी से, बड़ा आराम से, बड़ा है ना, जो कि सिस्टम तरीके से आपको समझाने का हम प्रयास किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।